हेलो। हाँ सर, अविनाश पाटिल बोल रहा हूँ। अरे थैंक यू, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अच्छा, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वैसे मैं ब्रोकर नहीं हूँ देखिए, लेकिन दिस इज माय हॉबी। तो अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कौन से लोकेशन पे, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। वैसे अगर सर मैं पूछूं आपको, आपका खुद का बिजनेस है क्या? अच्छा नहीं, बिजनेस नहीं, आप ओके ओके एज एन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, गुड। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इन्वेस्टमेंट करें ऐसे एसेट्स में जो आगे जाकर बढ़े। करेक्ट। और कमर्शियल प्रॉपर्टी तो अच्छी होती है। इफ यू डोंट माइंड आस्किंग यू सर, आपके पास कैश अवेलेबल कंपोनेंट यानी डाउन पेमेंट का कंपोनेंट कितना है? ओके। नहीं देखिए, अगर प्रॉपर्टी 80-90 लाख की है, 1 CR की है, तो 5 लाख थोड़ा कम हो गया। बिकॉज हाँ, नहीं नहीं, आप अंडर डेवलपमेंट वाले भी प्रॉपर्टी जब लोगे तो इवेंचुअली डेवलपर तो आपसे कम से कम 20% तो मांगेगा ही। हाँ, और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी तो होंगे। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत सोचिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताता हूँ जो अमेजिंग है। इनफैक्ट उसके लिए आपको 5 लाख की भी जरूरत नहीं है। वो 5 लाख आप साइड में रख सकते हैं फॉर योर बैड डे। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ तो उसके लिए आप रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है जो 500 रुपए से शुरुआत होती है, शायद उससे कम में भी मिल जाए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं सर, एक्चुअल में है। कि आप भी जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं काफी रियल एस्टेट के वीडियोस बनाता हूं, मुझे बहुत लोगों से कॉल आते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो कैसे इन्वेस्ट करें, कितना कैपिटल लगता है। और उसका रीजन देखिए, कभी भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका जो रिटर्न है, इट इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज हायर व्हेन यू कंपेयर इट टू अ रेसिडेंस प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जितना निवेश किया एक प्रॉपर्टी में, उसके अगेंस्ट आपको ईयरली बेसिस पे कितना परसेंटेज है जो एज अ रेंटल इनकम आता है। जनरली अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं तो मोटा मोटा मान के चलिए 20-22 हजार आपको रेंट मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करें एट एन ओवरऑल लेवल, तो साल का ऑलमोस्ट 2.5 लाख, विच इज 2.5%। अब उसमें मैं मेंटेनेंस नहीं गिन रहा हूं। मेंटेनेंस अगर आप फैक्टर करें तो शायद आपको सिर्फ 2% ही मिले। ऑल्सो अगर इफ यू कंपेयर इट टू अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, चांसेस आर आप 5 से 6% पैसा बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी वजह से जो भी फाइनेंशियल गुरुज हैं वो आपको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लें जो कमर्शियल हो, क्योंकि आपका पैसे से पैसा बनने का सफर काफी तेज होगा। अब वो क्यों होता है, देखिए, आपके पास ऑलरेडी अगर कैपिटल है और अगर आप निवेश करना चाहते हैं, देन इट मेक सेंस। अदरवाइज 9%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ऑलरेडी दे रहे हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ की दुकान है, 20-30% आपने पे कर दिया, यानी 30%, 30 लाख तो आपने दे दिया, 70 लाख का आपने लोन करवा लिया। अब उसके ऊपर ईएमआई बैठेगी, मोटा मोटा मान के चलिए 60,000 में ले लेता हूँ, तो 60,000 ईएमआई भर रहे, प्लस 30 लाख आपने भरा। वो भी तो आपका पैसा गया ना, उस पर भी तो आपको रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज यू आर लूजिंग मनी बाय पुटिंग दैट मनी ओवर देयर। हाँ, अब उस पर आपको रेंटल यील्ड मिलेगी। कितनी मिलेगी? मान के चलिए 40,000 मिल गई, 20,000 जेब से चले गए ऐसे भी, प्लस मेंटेनेंस आप भर रहे हैं, प्लस आपने 30 लाख की जो डाउन पेमेंट की थी वो। इक्वेशन बिठा लीजिए, फायदे में नहीं रहेंगे आप ज्यादा दिन, क्योंकि आपका मेजॉरिटी कंपोनेंट इंटरेस्ट खा रहा है जो बैंक को आप ईएमआई के लिए दे रहे हो। अब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बोरिंग हो सकती है, लेकिन निवेश के हिसाब से ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं बात कर रहा हूं रीट्स के बारे में, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये 4 शब्द है। अगर मैं इसको सेपरेट करूं, रियल एस्टेट आपको समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आता है, ट्रस्ट, गोइंग बाय द एग्जांपल, ट्रस्ट क्या है? एक विश्वास होता है। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेड की जाती है। जब मैं ट्रेड कहता हूं तो लोग अचंभित हो गए होंगे। देखिए क्या है, यूरोपियन देशों में, यूएस में ये कॉन्सेप्ट काफी पुरानी है, लेकिन भारत में ये ऑफ लेटली आई है, यानी लगभग 5 साल हो गए होंगे। लेकिन अभी भी काफी लोग हैं, एंड आई एम श्योर मेरे 95% ऑफ व्यूअर्स को शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करूं और पैसे से पैसा बढ़ाऊं। लेकिन रियल एस्टेट में पैसा डालने के लिए आपका टिकट आइटम काफी बड़ा होता है। यानी अगर आपको
एक दुकान खरीदनी है, अगर डेवलपिंग लोकेशन भी हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ की मिलेगी। अगर टीयर 2 सिटी में जाते हो, मार्केट में लेते हो तो उससे भी शायद महंगी मिले, बिकॉज धंधा बहुत अलग होता है भाई, बिजनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जैसी उस दुकान की कीमत होगी, जिस लोकेशन पे होगी, वो कीमत डिसाइड करेगा। तो उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो मार्केट में है कि नहीं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम सोचे, देखिए बहुत सारे एच एन आई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो अपना पैसा कहाँ डालते हैं? उनके पास तो कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होती है। वेयर डू दे इन्वेस्ट? दे इन्वेस्ट इन ऑफिस कमर्शियल स्पेस, दे इन्वेस्ट इन बिग मॉल्स, दे इन्वेस्ट एट अ लोकेशन जो एक आईटी पार्क हो, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। और वही लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन यार हम तो छोटे से इन्वेस्टर, हमें तो ये सोचना है कि लोन बैंक अप्रूव करेगी कि नहीं। मुझे कहीं से 20-30 लाख आ गए, कोई प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, लेकिन उससे तो मुझे 20-30 लाख ही आए ना। मैं 1 करोड़ की दुकान कहाँ से खरीदूँ? 5 करोड़ का ऑफिस स्पेस में कहाँ से खरीदूँ? इसी का सोल्यूशन है रीट्स। रीट्स में क्या होता है, एक हाउस होता है, एक कॉर्पोरेट हाउस होता है, रीट्स की बॉडी होती है, वो आपसे पैसा पूल इन करती है। आप जैसे कई 100 लाखों इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसा लेती है और वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करती है जहां पे सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड हो। मान के चलिए आपको बीकेसी में एक ऑफिस स्पेस लेना है, या फिर बैंगलोर में किसी आईटी पार्क में आपको एक ऑफिस स्पेस लेना है, क्या आप वो कर पाएंगे? द इमीडिएट आंसर विल बी नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम कहां से इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे? वेल, दिस इज पॉसिबल थ्रू रीट्स। अगर मैं आपको कहूं कि रीट का एक यूनिट, द लेटेस्ट वन जो रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो 130-135 रुपए से शुरू होता है। यानी 2 फैक्टर समझिए, आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, रीट्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको बैंक से लोन नहीं लेना और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं आपको बताता हूँ। परत दर परत हम इसे खोलते जाएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एक बड़ा हाउस, एक कॉर्पोरेट गवर्निंग बॉडी, एक अच्छा मैनेजमेंट, वो आपका पैसा ले रहा है और उनके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्हें पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स कहां पर बढ़ेंगे, कहां पर अच्छा रेंटल यील्ड होगा, कहां पर कंपनीज आना प्रेफर करेंगी। तो इनकी रिसर्च होती है, ये 24 घंटा यही काम करते हैं। क्या आप 24 घंटा रिसर्च कर पाएंगे? तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना पैसा कैसे बनाऊं, यानी आपकी एक्टिव इनकम पर। पैसिव इनकम लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। अब वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं और ये फिर डिसाइड करते हैं, हाँ हम बीकेसी में एक ऑफिस स्पेस लेंगे, तो पैसा जमा करते हैं लोगों से। अब ऐसा नहीं अंधाधुंध, सेबी यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी गवर्न करता है इनको, उनके कंप्लायंस नॉर्म्स होते हैं, वो उन्हें ब्रेक नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ऑडिट किया जाता है साल में 2 बार। म्यूचुअल फंड हाउसेस का या फिर दूसरे जो कंपनीज है उनका साल में 1 बार ऑडिट होता है, इनका साल में 2 बार ऑडिट होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए एक तो रही बात एक प्रोफेशनल टीम जो ये सारी चीजें मेंटेन करती है। अगर आप दुकान लेने जाओ, उसकी लीगैलिटी क्या है, पेपर वर्क क्या है, इस तामझाम में आप फंसोगे। डेवलपर तो आपको बोल देगा सर ये है, और शायद आप उस पर विश्वास कर दो, लेकिन अगर वो पलट गया तब आप क्या करोगे? यानी मैंने पैसा डाल दिया, समझो 20 लाख डाल दिया बुकिंग अमाउंट में, और डेवलपर ने कहा सर रेरा में तो मैंने कहा है 2028, लेकिन आपको ना मैं 2025 में दे दूंगा या 2026 में दे दूंगा। अब वो डेवलपर नहीं डिलीवर कर पाया, आप क्या करोगे? रेरा में तो 2028 लिखा है, आपको उसी पे ट्रस्ट करना होगा, एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर क्या कहता है सेबी कि अगर आपने समझिए 100 करोड़ रुपया कस्टमर से उठाया, तो आप 80 करोड़ उसमें से ऐसे प्रॉपर्टीज में डालोगे जो रेंटल यील्ड देने के लिए रेडी है। यानी आज मैंने पैसा दिया, वो प्रॉपर्टी रेंटल यील्ड देना शुरू करना चाहिए, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। बाकी 20% आप अंडर डेवलपिंग प्रॉपर्टी में डाल सकते हो। वो लैंड नहीं खरीद सकते इस पैसे से। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई लैंड खरीद लिया रीट्स ने और वो कोई लिटिगेशन में चला गया, वो वाला हिसाब किताब ही नहीं है।
दूसरी बात, एवरी क्वार्टर ये जो 4 मोस्ट पॉपुलर रीट्स अभी चल रहे हैं, वो एवरी क्वार्टर आपको रेंटल यील्ड दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड दैट इज 5 to 7%. सोचिए, एवरी क्वार्टर एन अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट बाय डिफॉल्ट. एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर पैसिव इनकम. बहुत लोग का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हमें लाइफ टाइम तक वो जो शॉप हम खरीदे वो हमें रेंट दे, हमारी पैसिव इनकम बने. तो पैसिव इनकम के लिए तो ये सबसे बढ़िया चीज है. हाँ, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है. दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, या सेबी से मेरे पास परमिशन नहीं है कि मैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचूं या रेकमेंड करूं. दिस इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा क्या, देखिए, रेगुलर इनकम आती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके पोर्टफोलियो का. यानी अगर मेरे पास सिर्फ 2 लाख है, क्या मैं 2 लाख की एक दुकान यहाँ पर खरीद सकता हूँ? क्या एक शॉप वहां पर खरीद सकता हूँ? क्या एक कमर्शियल स्पेस ऑफिस की मैं कहीं और खरीद सकता हूँ? नहीं. लेकिन रीट्स के द्वारा मैं एक कर सकता हूँ. यानी जो कंपनी है उसके अलग अलग जगह पे ऑफिसेज है, उन्होंने प्रोक्योर किए हैं, परचेस किए हैं, आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं और वो कंपनी वो पैसा उन प्रॉपर्टीज में डाल रहे हैं, वहां से रेंटल इनकम मिल रही है. तो सोचिए, डाइवर्सिफाई, भारत के अलग अलग जगहों पर आपका पैसा लगा होगा और अलग जगह जगह से आपको रेंटल यील्ड आती होगी. तो ऐसा नहीं कि मान के चलिए आपने एक ऑफिस स्पेस ले ली कहीं पर अपने करोड़ों रुपए से, और फॉर सम रीजन वो मार्केट अनस्टेबल हो गया, अब आप फंस गए. लेकिन रीट्स में ऐसा नहीं होता, आप डाइवर्सिफाइड होता है. इसके अलावा देखिए, ट्रांसपेरेंसी होती है. जैसे मैंने कहा ना, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है, इनका ऑडिट होता है, इनको अपने नंबर्स सेबी के साथ शेयर करने होते हैं. तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. ऐसा नहीं है कि बिल्डर आपको एक रेट दे रहा है, आपको तो बिल्डर के साथ लेना देना ही नहीं है. प्रोफेशनली एक्सपर्ट पीपल जो अपना एक मार्जिन निकालते हैं और बाकी का पैसा आपको दे देते हैं, टेंशन फ्री. तो टेंशन लेना क्यों है? उसके अलावा देखिए क्या होता है, जो मैंने कहा 90% उनका जो रेंटल यील्ड आता है वो कंज्यूमर को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देना होता है. 80% से ज़्यादा वो मतलब मिनिमम 80% उनको एक डेवलप प्रॉपर्टी में देना होता है. दैट्स व्हाई दे नीड टू इन्वेस्ट. तो ये दो तो बड़ी चीज़ें हो गई. तो धांधली होने की जो चांसेस है मिनिमम या जीरो हो जाती है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है. अब डिसएडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ. आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है कि नहीं, क्योंकि ये तो इन फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट होती है. तो आपको जो समाज में जो चौड़ पे आप जाते हो ना, मेरे पास 2 दुकानें हैं, वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि भाई सब आपके फोन पर है. इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये हाईली लिक्विड है. ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. मान के चलिए आपने मैं 1 करोड़ का ही रेफरेंस दे रहा हूँ हमेशा. तो 1 करोड़ की दुकान खरीद ली और कुछ सालों में 5, 6, 7 सालों में वो 1.5 करोड़ की हो गई. अब मुझे वो दुकान बेचनी है बिकॉज मुझे कुछ जरूरत आ गई और मुझे 30 लाख रुपए चाहिए. आप एक दुकान का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बेच सकते, आपको पूरी दुकान बेचनी होगी. उसमें आपको ब्रोकर को ढूंढना होगा. अब ब्रोकर बोलेगा सर ये मार्केट ही नहीं है, अभी तो ये कम का मार्केट चल रहा है, स्लैग चल रहा है, तो भले ही वैल्यूएशन 1.5 करोड़ है लेकिन 1 करोड़ 20 लाख में, 1 करोड़ 30 लाख में ही बिक पाएगी. तो सोचिए आपकी सिचुएशन उस वक्त क्या होगी. आप छोटे इन्वेस्टर है, आप तो सोचेंगे यार पूरी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर लगा दी और हाथ में कुछ नहीं आ रहा है. उतना तो 20 लाख से ज्यादा तो मैंने इंटरेस्ट भर दिया बैंक में. तो ये पंगा हो सकता है. लेकिन रीट्स में ऐसा नहीं होता. रीट्स में आपको मान के चलिए आपने 20 लाख का माल ले लिया, वो बढ़ बढ़कर 40 लाख हो गया 5-6 सालों में. आपको चाहिए 10 लाख, बिंदास 10 लाख वर्थ के यूनिट बेच दीजिए. इमीडिएटली नेक्स्ट डे या T+1 T+2 उस वक्त जो भी नॉर्म्स होंगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. इतना स्ट्रेस फ्री है. इसके अलावा देखिए, आपको कुछ चीजें फैक्टर करनी चाहिए. जैसे जो भी रीट्स आप डिसाइड करें, है ना, आप डिसाइड कर सकते हैं मैं ब्रुकलिन में डालूंगा या फिर माइंड स्पेस में डालूंगा. आपको पता होगा माइंड स्पेस के बारे में, जो लोग शहर में रहते हैं, माइंड स्पेस जो कॉर्पोरेट पार्क्स होते हैं उनके भी रीट्स हैं. तो उनकी ऑक्यूपेंसी क्या है, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, उनको पब्लिश करनी होती है. तो ऑक्यूपेंसी बेसिकली मीन्स कि अगर आपकी कोई जगह है, यानी 10 ऑफिसेज है, वो ऑक्यूपाइड है कि नहीं, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेज और मंथ्स और ईयर, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन परसेंटेज. अगर मेरे 10 ऑफिसेज थे, 10 इंटू जो भी फैक्टर होगा,
12 महीने, तो 120 महीने बनते हैं, 120 महीने में कितने मंथ वो ऑक्यूपाइड थे। तो ऐसा जो हायर द बेटर, वो कॉन्सेप्ट पे चलता है। दूसरा आपको एक चेक करना होगा कि वेल करके कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज लीज जो टर्म होता है, यानी उनका जो एक क्लाइंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के नाम ले रहा हूँ, समझ लिए ब्रुकलिन करके जो रीट है, उसका एक क्लाइंट है माइंडस्पेस, सॉरी माइंडस्पेस नहीं, एक्सेंचर या फिर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कोई भी कंपनी हो, ये उनके सब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। और इनके क्लाइंट देखिए ये ए ग्रेड क्लाइंट होते हैं, ये छोटे मोटे कंपनीज के साथ डील नहीं करते, दे ऑलवेज हैव अ ए लिस्टेड क्लाइंट जहां से रेंटल इनकम आने में कोई परेशानी ना हो, एंड दे बोथ फॉलो कंप्लायंस पॉलिसी, तो वो ऑब्लाइज करते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो वो एक झंझट आपके सर से निकल जाती है, नहीं तो आपको जाना होगा भाई साहब रेंट दे दो, भाई साहब रेंट दे दो, है ना, वो झंझट भी नहीं है। तो इनके जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो हर साल अगर आपने रेंट पे कोई शॉप दी, 2 साल के बाद वो बोल रहा नहीं, तो फिर आपकी ऑक्यूपेंसी रिड्यूस हो गई, क्योंकि 2-3 महीना दुकान खाली है, आप अपने जेब से भर रहे हो ईएमआई, ये वहां पर नहीं होता। तो ट्राई एंड फाइंड आउट कि सबसे ज्यादा जिसका लीजिंग पीरियड का एवरेज हो, उस कंपनी में या उस रीट में आप इन्वेस्ट करें। इसके अलावा और क्या देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए कितना परसेंटेज वो रिटर्न दे रही है एवरी क्वार्टर। वैसे सेबी का मैंडेट है 1 in 6 months, लेकिन ये चारों जो रीट्स है वो एवरी क्वार्टर दे रही है, हर 3 महीने में दे रही है, बिकॉज दे आर डूइंग दैट वेल, इतना अच्छा चल रहा है वो बिजनेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रीट्स की, ये आप ध्यान में रखिए। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम देखेंगे लाइव डेमो ऑफ अ रीट, कैसा परफॉर्मेंस है, उसे हमें ट्रैक कैसे करना है। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं एक रीट का लाइव डेमो। तो ये आ गई मेरी स्क्रीन, और अब मैं शुरू कर देता हूं। ये देखिए, तो मेरे स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, वो है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का रीट। अब आप देखिए, मैं पहले इसका 1 डे रिटर्न दिखाता हूं आपको। देखिए 0.11, ठीक है, 141 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 141 रुपीज, बहुत ही छोटा अमाउंट है, 150 से कम रुपए में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख 5 लाख चाहिए, आप सिर्फ 150 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए, एक वो आपको देता है विच इज रेंटल यील्ड, जो क्वार्टरली पे आउट होता है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट होती है, विच इज प्योरली बेसिस द प्राइस ऑफ द रीट। तो अब हम देखेंगे एक हफ्ते में 2.57% बढ़ा है। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक साल पे जाते हैं, तो एक साल में 15% बढ़ा है। ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि ये जो रीट है ये रिटेल स्पेस में था। रिटेल स्पेस यानी मॉल्स वगैरह में जो बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, वो रिटेल स्पेस। 3 साल में 37% रिटर्न, अमेजिंग। 5 साल में 37% रिटर्न, तो भाई ये तो काफी अच्छा रिटर्न हो गया, 37% रिटर्न। और इसके अलावा बाकी की डिटेल्स हम देख लेते हैं। देखिए 78,158 वॉल्यूम है इनके पास, और एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है कि इसे बाय करना चाहिए 89%, which is again very nice। मार्केट कैप 21,454 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है इस रीट में, अमेजिंग। इसके अलावा आपको रेवेन्यू दिखा रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, तो इतना अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखिए, प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो गुड। नेटवर्थ का ज़्यादा डेटा इस पर अवेलेबल नहीं है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहें, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने, डीआईएस ने इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमारा एक ही प्रॉब्लम होता है कि हम डरते बहुत है ना। म्यूचुअल फंड आ गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रीट्स हो गया, अरे यार ये सब चीज़ों में कौन झंझट में पड़े। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं ना, जिन्होंने शुरुआत 60 के एज में की थी, एंड दे हैव मेड गुड मनी। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपसे पहले ना HNI, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो पहले इसमें डुबकी लगा चुके हैं। इन्होंने पैसा डाला है जब शुरुआत हुई थी, बिकॉज दे नो, और ये दोनों में पैसा डालते क्योंकि उनके पास पैसा उतना होता है। दे विल इन्वेस्ट इन रीट, दे विल इन्वेस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके पास पैसा है, समय है, एंड दैट इज देयर कोर जॉब, टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी। आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है, तो आप फोकस कीजिए कि आप अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाएं। बाकी पैसिव इनकम के लिए लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, बट
एक एफर्ट लीजिए रिसर्च करने का, ढूंढने का कि आपके लिए सही चीज क्या है। अगर आपका मन करता है कि आपको प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर कर पैसा कमाना है, देयर यू हैव इट, रीट इज अ गुड ऑप्शन। मैं जनरली लोगों को रेकमेंड नहीं करता टू बाय रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और एनी अदर रियल एस्टेट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल इज द बेटर ऑप्शन। बट यस, बहुत पैसा लगता है, पैसा नहीं है तो रीट इज अ गुड ऑप्शन। जो दुकानें हैं, ऑफिस है, वो छोड़ दीजिए। जिनको एंड यूज करना है, जिनको धंधा करना है, वहां पर बिजनेस करना है, ये उनके लिए है। आप लेकर वो ताम झाम में मत पड़िए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपके करियर के एंड में क्या आप उस शहर में रहेंगे या कहीं और मूव करेंगे। तो क्यों बंधे रहना है। ऐसे चीज में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। मान के चलिए रिटायर हो चुके हैं, काफी कॉर्पस है, घूमने जाना है, थोड़ी यूनिट्स बेच दीजिए, चले जाइए घूमने के लिए। इतना प्रॉपर्टी जमा करके अपने आगे की जनरेशन को पास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी भी जी लीजिए। अक्यूमुलेट कर कर देयर इज नो हैप्पीनेस। यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट मोर देन दैट योर पर्सनल लाइफ मैटर्स अ लॉट। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये सब चीजें तब कीजिएगा जब आप कंप्लीटली हेल्दी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्थ। फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट, क्योंकि पैसा जमा कर कर डेड बेड पर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो एंजॉय कोई और करेगा और आपको सिर्फ थैंक यू कहेगा। तो एक थैंक यू के लिए अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट मत कीजिए। उससे अच्छा है पैसे से पैसा बनाइए, अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अपने अगले व्लॉग में, लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूँ। मैं कोशिश करता रहूंगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करता रहूं, बाकी के ऑप्शंस के बारे में बताता रहूं, सो दैट वो भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने लाइफ में ले पाए। So see you in the next vlog. Thank you so much for watching. This is Avinash Patil signing off.